अब एक कमेंट मैं यहाँ पर मेजर जनरल विशंबर दयाल आपका लूंगी, उसके बाद मेजर जनरल संजय मेस्टन और उसके बाद राकेश सिन्हा जी पॉलिटिकल डिबेट उसके बाद शुरू करूंगी, क्योंकि फौज से जुड़ा हुआ मामला हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे दिन सियासत हुई है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरी बहस पर जो इस आज पूरे दिन देश ने देखी है? जल्दी से जनरल दयाल। देखिए, पॉलिटिकल बहस अपनी जगह है, डेमोक्रेसी है, बहस होगी, सवाल जवाब होंगे। चाइना इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है, लेकिन हमें दो तीन चीज चाइना के बारे में और समझनी पड़ेंगी। पहले तो 1950 से चाइना की एक पूरी की पूरी मुहिम रही है कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम जितनी भी लैंड ट्रीटीज थी, जितनी भी एग्रीमेंट्स थी बिटवीन द टू कंट्रीज, उनको नल एंड वॉइड किया जाए, उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाए, उनको अंडरमाइन किया जाए। उसके बाद उनकी दूसरी ये थी कि जो 1993 1996 ट्रीटीज है उसमें क्या लूप होल्स है, उस लूप होल्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए और कैसे एक्सप्लॉइट करके वो उनको एलसी पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, एलएसी पर अपने फायदे के लिए उठाए। तीसरी उसकी पॉलिसी है कि जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमी ओपन करने लगी, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगा, चाइना की एक ही पॉलिसी है कि किसी तरह इंडिया को डिस्टर्ब किया जाए, इंटिमिडेट किया जाए, किसी तरह से इंडिया की छवि पर, भारत की छवि पर एक कांस्टेंट, मतलब इस किस्म से कि भाई हम दादा हैं, आपको हम कहीं भी किसी जगह भी एंगेज कर सकते हैं। वो इंडिया को एंगेज करके रखना चाहता है, बॉर्डर पे एंगेज करेगा। जैसे जनहुडा ने बोला, उसका हमारे यहां पॉलिटिकल रिपरकशन होता है, बिकॉज हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं। हम अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ को यूज करने की बजाय चाइना हमारी जो डेमोक्रेसी के अंदर मल्टी ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन, उसको एक्सप्लॉइट करता है और उसी चीज के लिए वो कुछ कार्रवाई भी करता है। और जहां तक बात देखिए रेजोल्यूशन की है, मैं नहीं समझता आप कोई भी वीक फुट चाइना के सामने रख के चाइना से आप किसी किस्म की संधि या एग्रीमेंट या फ्रेंडशिप कर सकते हो। आपको स्ट्रांग फुट, स्ट्रांग पोस्चरिंग, स्ट्रांग मैसेजिंग, स्ट्रांग एक्शन से मतलब चाइना आपसे हटेगा, वरना चाइना की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है कि वो इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, आपको पाकिस्तान के टेररिज्म को भी सपोर्ट करेगा, आपकी इकोनॉमी को वो उतना नहीं ग्रो करने देगा कि कहीं आप दुनिया में जो उसका शेयर वो चाहता है इकोनॉमी में, आप उस शेयर में से कुछ ले लो। तो ये उसकी बहुत सोची समझी चाल है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। हमें भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत हमें एक सिनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। एक प्लेटफॉर्म से बात करना पड़ेगा। अगर आपका सीमा पर विवाद है तो आपका ट्रेड पर भी विवाद होना चाहिए, अगर आपका सीमा पे विवाद है तो आपका डिप्लोमेटिक भी विवाद होना चाहिए। तो मेरा मानना है सिन्हा जी, सवाल का जवाब आपको देना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पर जनरल दयाल जो बात कर रहे हैं वो सिनर्जी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप में मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सिनर्जी होनी चाहिए। अगर आपका सीमा पर विवाद है तो आपका ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस लेवल पर मेंटेन नहीं कर सकते। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि चीन और भारत के बीच की जो नीति है उसमें एक बुनियादी परिवर्तन 2014 में आया। वह परिवर्तन चीन को हजम नहीं हो पा रहा है। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली यात्रा जापान की किया था सत्ता में आने के बाद, तो उन्होंने एक संदेश दिया था पूरी दुनिया में कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। और उसके बाद वो एक छोटे से देश मंगोलिया गए, वियतनाम गए, और प्रधानमंत्री जी ने उन सभी देशों को जो चीन के आतंक से विक्टिम है, यह कितनी बड़ी कूटनीति है, इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा न्यूटन साइंस नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर उस नीति से, उस निष्क्रियता की नीति से, मैंने पहले की सरकार अपनी बॉर्डर की रक्षा करना नहीं चाहती तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक निष्क्रियता की नीति थी कि बॉर्डर पर विकास मत करो। विकास नहीं करने के पीछे तर्क यह था कि चीन को उत्तेजित मत करो, यानी अपनी भूमि पर हम रोड बनाएं, सुरंग बनाएं, पुल बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं तो चीन उत्तेजित होगा। दूसरा, चीन अगर अंदर आता है तो वो इन प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये एक निष्क्रियता की एक नीति कांग्रेस की थी जो 62 से लगातार चलती रही। ये 62 का लेसन नहीं सीखा। आपने शुरू में कहा 62 का जिक्र नहीं होना, मैं सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में दे रहा हूं। लेकिन 2014 के बाद से क्या परिवर्तन हुआ है, दयाल साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे। 3488 किलोमीटर के बॉर्डर पर लगभग 294 किलोमीटर का रोड तैयारी की स्थिति में है। बहुत से रोड तैयार हो गए। अब उस रोड पर बनना 9 ऐसे सुरंग बन रहे हैं जिसका फाउंडेशन लगभग रख दिया गया है, जिन सुरंग के बनने से भारत की सेना की पुताद, भारत के सेना के सामान और आर्म्स आसानी से वहां पहुंच सकते हैं।
चीन को यह हजम नहीं हो पा रहा है। इसलिए चीन यह जो हरकतें करता है, यह बहुत अस्वाभाविक और बहुत असहज करने वाला है, यह बहुत आश्चर्य में डालने वाला नहीं है। यह उसको स्वभाव का हिस्सा है, वो विस्तारवादी है और विस्तारवाद के तहत वह करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमको रेखांकित करना चाहिए, ये 62 का भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के 2014 का भारत है। जिस भारत ने डोकलाम में उसे पाठ पढ़ाया, चीन यदि 1 इंच भूमि के लिए नजर डालेगा तो भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत का समाज तीनों एक मुश्त है उसका जवाब देने के लिए। हमने अपने सीमा के पार, जो एक व्यक्ति ने कहा कि भारत किसी को मित्र नहीं बना सकता है, हमारे बॉर्डर पर कौन है? श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान है। भारत ने किस पर कब पत्थर फेंका? यह तो मैं सभी सरकारों में मैं कहता हूं, हमारे देश की यह नीति नहीं रही है। पत्थर उधर से आता है, लेकिन पत्थर उधर से आता था, हम शांत बैठते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं कि देखिए, भारत की सिर्फ एक छोटी सी बात पूरा कर दो। भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और खासकर चीन से मिलते हुए कौन सा स्टेट है? हिमाचल है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है। ये 5 स्टेट है। मूल रूप से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इसका बड़ा बॉर्डर मिलता है। अब ये क्या करना है? भारत ने क्या किया कि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए डबल लेन का नेशनल हाईवे बना रहा है और 2026 तक वह भी पूरा हो जाएगा। तो जो हमारी तैयारी है अपनी संप्रभुता और अपनी जमीन जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है बॉर्डर एरिया में, इससे बौखलाया हुआ है चाइना। हमारे साथ जनरल मेस्टन है। जनरल मेस्टन, जल्दी से एक कमेंट आपका चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया इंडिया ने, इंडिया जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है उनमें लगातार इजाफा कर रहा है LAC पर, उससे बौखला गया है चाइना। बिल्कुल, उससे तो बौखलाया है अदिति, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत का इंटरनेशनल स्टैचर कुछ सालों में बहुत अव्वल दर्जे का हो चुका है। हम बल्कि अभी पूरी वर्ल्ड हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट करती है, चाइना को वो टॉलरेट नहीं होता है। दूसरा, हमारा ब्लू वाटर नेवी, हमारी जो कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ गई है कि आज हमारी नेवी की प्रोजेक्शन इंडो पैसिफिक एरिया में है। नंबर 3, इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया है। तो हमारा जो इंटरनेशनल स्टैचर और ब्लू वाटर नेवी का जो रीच बढ़ गई है, ये सारी चीजें उसको डाइजेस्ट और टॉलरेट नहीं हो रही हैं। तो अदिति, अभी हमने ये देखना है कि अब इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं। नंबर 1, पहली बात तो हमको ये सब करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैचर और जिस प्रकार माफी के साथ रोक रही हूं, समय पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है। कर लिया है। क्या ये सही नहीं कि पेंगोंग त्सो लेक के साथ एक नाजायज ब्रिज का निर्माण चाइना ने कर लिया है? हमारी सरकार क्या कर रही है? कब लाल आंख दिखाकर बात करेंगे मोदी जी? इसलिए बातें मत करिए, ये बताइए कि देश की सरजमीं से चीन का कब्जा कब छूटेगा। अप्रैल 2020 की यथास्थिति यानी स्टेटस को एंटी कब स्थापित होगी? 2 साल से आप केवल बात पर बात कर रहे हैं। चीन को वापस खदेड़कर भारत मां की सरजमीं पर दोबारा हमारा झंडा कब फहराया जाएगा? प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें। सर, गृह मंत्री अमित शाह लेकिन कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि किस तरह से रणदीप सुरजेवाला जो है वो सवाल पूछना